वहां पर ऐसा होगा, मत करिए। शायद हुकूमत फार्म हाउस को बंद करवा देगी, क्योंकि पोलिंग के दिन तमाम जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो बंद हो जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैसों का नुकसान हो जाए। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप, जो हमारे बुजुर्गों ने, आपके माँ बाप ने जो मेहनतें की, एक मुकाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरे भारत की सियासत में पैदा किया। अब इस चीज को लेकर आपको आगे बढ़ना है, और उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ना सिर्फ हक में वोट दें, बल्कि आगे बढ़कर जमात की जिम्मेदारी को भी आपको निभाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 मई को पोलिंग, और उसमें उस दिन वोट डालना इसलिए भी जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि वजीर आजम अपनी तकारीर में भारत की अकलियतों को, मुस्लिम अकलियत को कह रहे हैं कि घुस बैठी है, खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और वजीर आजम की जबान से जुमला निकल रहा है कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतारकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। वजीर आजम मोदी कह रहे हैं कि हम जिहादी हैं। वजीर आजम मोदी भारत के मुसलमानों को एक टीवी के चैनल में इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आप ये ख्वाब देखना भूल जाइए कि आप हुकूमत को बदल सकते हैं, बल्कि मोदी ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया में जाता हूं और देखता हूं, गल्फ कंट्रीज को जाता हूं, मुसलमान वहां पर बदल गए और यहां पर हिंदू मुस्लिम का माहौल बना हुआ है। नरेंद्र मोदी, आप कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ एक मुल्क का वजीर आजम बोल सकता है, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते मेरे भाई। नुपुर शर्मा, नरेंद्र मोदी मेरी पार्टी की है या आपकी पार्टी की है? इखलाक, पीलू खान, रकबर को गोश्त पर मारने वालों का आइडियोलॉजिकल ताल्लुक आपकी उस आइडियोलॉजी से है जिसको आप मानते हैं। बिल्किस बानो को, उसकी अस्मत रेजी करने वालों को, उसकी बेटी का कत्ल करने वालों को, उसकी मां की अस्मत रेजी करके मारने वालों को आपकी हुकूमत ने जेल से रिमिशन दिया। उस बच्ची की हिम्मत को लाखों सलाम, जो 2002 से लड़ाई लड़ रही है और फिर से उसको 20 साल के बाद, 22 साल के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तब सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को आपने छोड़ा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जेल को वापस भिजाया। मजहब तब्दीली का कानून मोदी आपने बनाया। लव जिहाद का एक तमाशा आपने खड़ा किया। बताइए, फिर मोदी कहते हैं कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। और आज नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो कौन मुजरिम है। कब्रिस्तान, शमशान किसकी जबान से निकला था? नरेंद्र मोदी आपकी जबान से निकला था। 1200 साल की गुलामी के बाद इस देश को आजादी मिली। आपने कहा था जब आप पार्लियामेंट में पहली तकरीर कर रहे थे, अरे देश की गुलामी तो 200 साल के अंग्रेजों की थी, मगर आपने 1200 साल की गुलामी का जिक्र किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपको 13 तारीख के दिन निकलकर अपना एक वोट मशीन में जो पहला नंबर है पतंग का, उस पर बटन दबाना पड़ेगा। और आप देखते हैं कि मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, और अमित शाह कहते हैं कि 40 साल से रजाकारों का हैदराबाद पर कब्जा है। अमित शाह आप एक होम मिनिस्टर हैं या क्लर्क हैं? 40 साल से रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पर है। क्या हैदराबाद की अवाम भारत के शहरी नहीं है? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है, तो आप उस सियासी जमात को रजाकारों से मिला रहे हैं? अरे जो रजाकार थे पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो तुम्हारी और मोदी की आंखों में आंखें डालकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं रजाकारों का 40 साल से कब्जा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अमित शाह और फिर मोदी कल तकरीर में बोल दिए कि कांग्रेस ने, बीआरएस ने हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे दिया। ये हैदराबाद की आवाम क्या कोई गाय, बैल और भेड़िए हैं, बकरियां हैं? या इंसान नहीं रहते कि लीज पर दे दिए? यहां पर हिंदू भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं,
सिख रहते हैं, मराठे रहते हैं, और मोदी जी बोल रहे लीज पर दे दिए। अरे लीज पर तो आपने दिया एयरपोर्ट, जितने एयरपोर्ट है आपने सबको बांट दिया अपने चाहने वालों को। 7,000 करोड़ आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, लीज पर आपने सबको दे दिया, बॉन्ड देने वालों को। आपके 10 साल में, नरेंद्र मोदी के 10 साल में उनके चाहने वालों को बैंक से 6,000 करोड़ का लोन आपने दिलवाया। आपके 10 साल में 21 लोगों के पास भारत में इतनी दौलत है कि इस मुल्क के 70 करोड़ आवाम की दौलत को मिला भी लिया जाए तो 21 लोगों की दौलत का मुकाबला नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया। और फिर आप देख रहे हैं कि इनकी बीजेपी की कैंडिडेट तीर का एक निशाना बनाती है मस्जिद के ऊपर, जो मस्जिद के ऊपर नहीं था, हैदराबाद के अमन के ऊपर था। हैदराबाद में फसाद करना चाहती है बीजेपी, तेलंगाना के अमन को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी। और फिर इनकी एक मोहतरमा है, एमपी है, महाराष्ट्र से आए, आकर बोलते हैं तकरीर में कि मेरे को 15 सेकंड दो, मैं दोनों भाइयों को ऐसा कर देती हूं। अम्मा, कभी कभी बासी कढ़ी को भी उबाल आ जाता, समझे ना, समझे आप लोग, बासी कढ़ी को भी कभी कभी उबाल आ जाता। 16 सेकंड में यूं करते कहते, अब बोलो कहां पे आना, मैं आता हूं। मोदी के दिल्ली के घर के सामने आकर ठहर जाऊं पूरे मेरे खानदान को लेके, बताओ तुम्हारे दफ्तर पे आ जाऊं, तुम्हारे घर पे आ जाऊं। 16 सेकंड में ऐसा कर देते। करो ना, करके दिखाओ। तुम क्या कर सकते? तुम अतीक की तरह मेरा हशर कर सकते हो, तुम मुख्तार की तरह मुझे जहर दे सकते हो, तुम पीलू खान रकबर की तरह मुझे मार सकते हो। तुम मार ही सकते ना, तुम बचाने वाले तो हो ही नहीं। तुम बर्बाद करने वाले हो, तुम नफरत फैलाने वाले हो, तुम हिंदू मुस्लिम की नफरतों की दीवार को बढ़ाने वाले हो। तुमको असदुद्दीन ओवैसी के नाम से नफरत, मजलिस को वोट दिए तो पाकिस्तान को वोट जाएगा। अरे ये पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? मीडिया वाले आके मेरे को पूछते, अरे पाकिस्तान बोले, अरे दीवानों, पाकिस्तान इतना है, भारत इतना बड़ा है, पाकिस्तान एक टायर नहीं बना सकता, मगर ये लोग पाकिस्तान की बात करके हिंदुस्तान की तौहीन कर रहे हैं। और बार बार बोलते ये पाकिस्तान, वो फुला। अरे पाकिस्तान का नाम तुम्हारी जबानों पर क्यों आता? संघ परिवार के लोगों, मजलिस को वोट दिए तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। मैं गया था पाकिस्तान को, जब मैं पाकिस्तान को गया था, यशवंत सिन्हा, जिसमें बीजेपी के एमपी भी गए थे, जियो टीवी पाकिस्तान में एक बहस हुआ पाकिस्तान के एमपीज के साथ। उस पाकिस्तान के एमपीज के सामने लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान में हो रहा था। मैंने उनके सामने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दो। हमारे बुजुर्गों ने 47 में फैसला ले लिया, हमने जिना के 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया, हमने भारत को ख्वाजा अजमेरी का मुल्क माना, हम यहीं पर रुक गए। अब तुम भारत की फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। मैंने पाकिस्तान टीवी में, उस वक्त कीर्ति आजाद, वो मशहूर क्रिकेटर बीजेपी के एमपी थे, मैंने कहा तुमने जिहाद के नाम पर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दिया। सन्नाटा तारी हो गया। पाकिस्तान के 3-4 एमपी बैठे हुए थे, उसमें एक मशहूर एमपी साहब भी है, उनका नाम शाह अहमद साहब है। टीवी पर मैंने कहा भारत की फिक्र करना छोड़ दो। जब वापस हिंदुस्तान को आया तो बीजेपी के एमपी बोले कि असद साहब, तुमने लाजवाब कर दिया और तुमने ऐसा बोल दिए, हम नहीं सोचे थे। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि तुम मुझे इस नजरिए से देखते हो कि मुसलमान हूं और मैं पाकिस्तान की तरफ देखता हूं। अरे पाकिस्तान की तरफ हमको क्या देखना? जो जाना था चले गए, हम नहीं गए। अब्दुल वाहिद ओवैसी नहीं गए,
ये जितने आप लोग बैठे हैं, आपके दादा परदादा नाना पर नाना नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि हम भारत के हैं, ये सरजमीन हमारी है, यहां पर हमने जहांबानी की है, यहां पर चप्पे चप्पे पर हमारे असलाफ की निशानियां हैं। ये पाकिस्तान मजलिस को वोट देंगे, पाकिस्तान को चला जाएगा। और मेरे भाई, कोई मुझे मीडिया वाले पूछे कि फुला लीडर बोले कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। भारत के पास भी है न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास भी है। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, मगर ये बीजेपी वाले भारत को कमजोर कर रहे हैं। पाकिस्तान से हिंदुस्तान का मुकाबला क्या मुकाबला है बताओ? कोई मुकाबला नहीं है, मगर मुसलमान को सामने रखकर ये इनकी नफरत है, ये इनके दिमागों में एक फितूर है जो ये कभी नहीं निकालेंगे। मैं जानता हूं, मेरा बचपना था, हमारे एक ताया थे वहीद भाई बोलते थे, हम पुराने मजलिस के लोग जानते हैं, जब मैं और अकबर छोटे थे, जब कभी भी कोई त्योहार होता तो आरएसएस का एक ग्रुप आता था 10-15 का, हैदरगुड़े के घर के सामने आकर पुकारते थे सलाउद्दीन ओवैसी कब्रस्तान या पाकिस्तान। और वहीद भाई मरूम अल्लाह उनकी मगफरत करे, एक लकड़ी लेके दौड़ते थे, और जैसा वहीद भाई दरवाजा खोलते चपला छोड़ के भागते थे ये चड्डी पहनने वाले आरएसएस वाले। मेरे भाई, कब तक तुम पाकिस्तान से हमको जोड़ोगे? मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा। मगर ये नरेंद्र मोदी की मिसाल, और मैं याकूतपुरे की आवाम को बता रहा हूं, याकूतपुरे के मेले जाफर हुसैन मेराज को आपने मुंतखब किया, मगर याद रखिए याकूतपुरे की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी की रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आपको मैं तयक़ुन दे रहा हूं, यहां पर डेवलपमेंट का काम तेजी से होगा। 3 रोड वाइडिंग के काम के पैसे हमने मंजूर करवाए, इंशाअल्लाह ताला वो काम होगा। मैंने अपने एमपी फंड से 4 करोड़ के खाली सीवरेज के लाइन एमपी फंड से करवाया। जनरल बजट के मेरे ख्याल से कितने 15-16 करोड़, 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के काम चल रहे हैं, और शायद पीने के पानी के लाइन के भी 3-4 करोड़ के पीने के पानी के लाइन के भी काम चल रहे हैं। गंगानगर के वो उसको नाले को वाइडन करना है, इंशाअल्लाह वो काम ज़ेरे दौरान है, जरा तेजी से उसको करना है, मैं उसका इकरार करता हूं। इंशाअल्लाह ताला वो काम जितने हैं वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करवाएगी। और मैं उन लोगों को भी कह रहा हूं जिनके बारे में आपने मुझसे कहा था कि इसको मत लो, मजलिस में दोबारा मत लो। मैंने कहा जब कोई मजलिस में आना चाह रहा है और कह रहा है कि मैं खुलूस दिल के साथ आ रहा हूं, मैं लो क्यों ना लो उसको? आपने कहा मत लो उसको जिसके ऊपर एक कत्ल का मुकदमा है, उसके बीवी के कोई ड्राइवर का मामला था। मैंने कहा मेरे को उससे मतलब नहीं है, क्या है नहीं मालूम। आपने कहा मत करो, आपने कहा उसका लॉ कॉलेज मत दिलाओ। मैंने कहा भाई मेरे मुकाम जो अल्लाह का दिया हुआ, अगर किसी को उससे फायदा होता तो हमने फायदा करवाया। मैं जानता हूं सब चीज को। मेरे भाई, ये लोग क्या कर सकते हैं मजलिस की मुखालिफत करके? ये सिर्फ एक वीडियो बनाकर फेसबुक पे लाइव आकर कर सकते हैं। अरे मैदान में आकर मुकाबला करना इनके जिगर में नहीं है, मैदान में आकर मजलिस से मुकाबला करना इनकी दिमाग में नहीं है। 90 अरे सुनिए अरे ठहरो, 96 में वेंकैया नायडू खड़े हो गए थे सालार के खिलाफ, और उस जमाने में चिवल्ला बेखराबाद तांडूर हैदराबाद का पार्लिमानी हल्का था। अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया, अल्लाह ने करम फजल किया, अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में 96 में हार गए, 99 में हारे, 2009 में खड़े हो गए थे, अखबार काला करते थे, सब मिल गए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मजलिस को कामयाब किया। ये कुछ भी नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूं आपको। ये पानी के बुलबुले हैं, सिर्फ बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या क्या हो रहा था। कोई बोल रहा था मैं इलेक्शन एजेंट बनता हूं, इतने देता हूं, तुम खड़े हो जाओ। मैं ये भी जानता हूं कि बाजार घाट में
वो लैला के मजनू के पास क्या क्या मीटिंग हो रही थी। मैं ये भी जानता हूं कि लाल टेकरी की एक कांग्रेस की मोहतरमा कारपोरेटर जो इलेक्शन लड़के हार गई, वो क्या रोल अदा कर रही थी। मैं ये भी जानता हूं कि तीर मारने वाली से क्या सौदा हो रहा था। झगड़ा यहां पर यह हो गया कि गुलाब जामुन किसको कितने मिलेंगे, दूध पेड़े किसको कितने मिलेंगे। समझे आप? किसी ने कहा कि मेरे को आधा किलो गुलाब जामुन चाहिए, तो किसी ने कहा नहीं अजपाव ले ले, छटाक ले ले। किसी ने कहा कलाकंद थोड़ी ले ले। मेरे भाई तुम समझ रहे, मेरे को नहीं मालूम। मैंने 2 मार्च के दिन दारुसलाम के जलसे में कहा था, प्यारे मैदान छोड़ के नहीं भागना। कहा था ना, प्यारे मैदान छोड़ के नहीं भागना, ठहरना मैदान में। मगर उमराव जान भाग गई। तुम समझ रहे, मेरे मुंह में जबान नहीं है। मैं जब पहली मर्तबा एमएलए बना था, अकेला एमएलए था, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे बहुत कुछ अपने करम और फजल से आप लोगों के जरिए मैं सीखा। आज बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं जानता हूं इन लोगों को, मैं जानता हूं तुम्हारी पहुंच को। याकूतपुरे के ऊपर अब पूरी तवज्जो सदुद्दीन ओवैसी लेगा। हम अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे। किसी हद तक हमने दूर किया है, और भी कमजोरियों को दूर करना है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ना कुछ कमजोरी थी होगी, और बहैसियत एक जमात के जिम्मेदार के मैं उसको देख चुका हूं, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता रहा हूं, जाफर हुसैन मेराज एक कामयाब एमएलए साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। ये लोग पुकारते हैं, पुकारने दो मेरे भाई, पुकारते हैं। अरे भाई, इमाम बुखारी को नहीं छोड़े लोग। असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज है, असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज है। मगर एक बात का मुझे यकीन है, जो सच्चाई पर चलता है, जो हक पर रहता है, अल्लाह उसको कामयाब करता है। ये लोग शुरू से इनकी नीयतों में खोट है। क्या आज बैठकर नहीं काम कर रहे वो तीर मारने वाली के लिए? अच्छा, ये बोलते हैं ये आगे लैला का मजनू नामपल्ली का 3 बार इलेक्शन हारा मजलिस के खिलाफ। अब आप इसका सुनो, इन लोगों का चट्टा बट्टा खोलता हूं। आज मैं भी थोड़ा मूड में हूं आज। अब आपको मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं, और एक प्रूफ दे रहा हूं आप। अरे ठहर चाहो, ठहर जरा। ये अरे ठहर बाबा, ये एक लेटर लिखे थे तीर मारने वाले। क्या लेटर लिखे थे कि हैदराबाद पार्लियामेंट में 5.5 लाख वोटर बोगस है। अक्टूबर 23 में लैला के मजनू ने भी यही लेटर लिखा था। अक्टूबर 23 में उमराव जान ने भी लेटर लिखा था कि याकूतपुरे में ही बोगस है। अब यहां से कड़ी जमा रहा हूं, देखो आप। एक लैला का मजनू, एक उमराव जान, दोनों ने लेटर लिखा। 5.5 लाख नाम पूरे बोगस हैं। मेरे को आके मजलिस के लोग बोले, मेरा लिखने दो, तहकीक होने दो, मालूम हो जाएगा। तो लैला का मजनू का लेटर गया, उमराव जान का भी गया। तो इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी करके कहा कि सिर्फ 10,000 नाम गलत है। क्या गलत है? उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया तो कैसा मालूम मेरे को? इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा यह गलत है। तो उमराव जान ने और लैला के मजनू ने जाकर तीर मारने वाली को दिया। ओ देखो, यह है खजाना है हारून का, तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि कलाकंद, गुलाब जामुन, डबल के मिठाई की बातचीत करना था।
जाकर दिए। उन्हों क्या करे, फरवरी 2024 में लिख दिए ये 5.5 लाख नाम बोगस है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा, मेरा लेटर नहीं है, उन्होंने लिखा कि ये नामपल्ली का हारा हुआ लैला का मजनू अक्टूबर 2023 में यही लेटर लिखा था, सेम लेटर, खाली नाम बदल गया, बीजेपी का नाम आ गया। उन्होंने कहा कि हम फिर से तहकीक करें, और हमारी इंक्वायरी के बाद इतने हजार लोग के नाम निकाले गए, कौन, जो मर गए। नाम लिखा उन्होंने कि ये नामपल्ली का कांग्रेस का लीडर, यही लेटर, वही मैटर, एक एक वर्ड वही। अरे नकल करने को अकल भी चाहिए बीजेपी वालों। दे दिए, इलेक्शन कमीशन का लेटर आ गया कि सब गलत है। तो अब जो वोटर लिस्ट आई उसमें 11,000 नाम बढ़ के आ गए। अब नहीं मालूम कितने जफर पहलवान के पैदा किए हुए बच्चे हैं, नहीं मालूम। नहीं बोल रहा हूं पहलवान, नहीं आपको खाली नहीं, आप ऐसा वो नहीं बोल रहा हूं, माशाल्लाह अभी भी आप नहीं, मैं बोल रहा हूं खाली। अब कुछ भी लगा देते ना, अब मेरे को बोलते हैं इनके 3 है, नहीं है रे भाई। अब कोई हमारे एक टीवी के एंकर आए थे मशहूर आज तक के मैडम, बोले वो बीजेपी की कैंडिडेट का बड़ा असर हो रहा है, आप बड़ी मेहनत कर रहे। महिला मैडम, मेरे घर के मैडम का असर होता मेरे पे, और किसी का असर नहीं। अब आप बताओ कितना झूठ बोलते ये लोग, कितना झूठ बोलते, पूरे नाम बोगस है। अरे इलेक्शन कमीशन मेरा है, वो लिख के दे रहे कि ये कांग्रेस का लैला का मजनू का लेटर, उमराव जान का लेटर, बीजेपी का लेटर वैसे ही है बिल्कुल। कोई पता नहीं, जो मर गए सो नाम निकलेंगे। हमने 5.5 लाख नाम बोगस है। कहां से बोगस है? मत पैगाम देना, हमारे लोग कई फोन करे, क्या हो रहा साहब, क्या हो रहा, कुछ है क्या? सारे वाला कुछ भी नहीं है भाई, तहकीक करने दो। अच्छा, पकड़ पकड़ के याकूतपुरे के बाड़ों को लेकर गए, कारवान के बाड़ों को लेकर गए, एक जगह पे 60 वोट कैसा रहते, अने उनकी जबान क्या है सुनो आप। नहीं ठीक है, 3 बीवियां भी होंगे तो 60 कैसा रहती। अरे बेवकूफ, बाड़ा है वो गरीबों का, उस बाड़े में लोग रहते हैं। वहां जाने के बाद देखे तो इलेक्शन कमीशन के लोग बोले, अरे क्या आप झूठ बोल रहे, हमारा वक्त खराब कर रहे हैं लोग। तो नाम पे भी झूठ बताने का मकसद ये है कि ये झूठ मिलकर बोल रहे थे, ये साजिश मिलकर कर रहे थे। आखिर वक्त में ऐलान भी हो गया था, मैं तो कहा ना 2 मार्च को के प्यारे मैदान छोड़ के नहीं भागना। मैं भी सलाहुद्दीन अवैसी का बेटा हूं, मेरे वालिद मरहूम ने हर तूफानों का मुकाबला किया, मैं भी तैयार हूं। हम सब चीज को देख रहे हैं, तुम्हारी एक एक चीज को जानता हूं, तुम क्या क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, आ जाता बाबा, आ जाता, सब मालूम होता। मगर आप बोलते हैं मिलकर बीजेपी को पूरा बोलते हैं। अब बोल रहे वहां पे जाओ, जाकर अब देखो आप कितना भारी पड़ गया उनको, उमराव जान को, उनको ही भारी पड़ गया। बाज़ वक़्त मुखालिफत में जब आदमी पागल हो जाता, आंख पे पर्दा पड़ जाता, अपने ही महल्ले की बात बीजेपी से बोलने लगा दिया। अब आपका मुकाम क्या रहा उमराव जान, क्या रहा आपका मुकाम बताओ? आपको अकल ही नहीं है, आपने अपना मुकाम मुतासिर कर लिया। अहमद बलाला ने खड़े होकर कह दिया कि सब झूठ है। चंचल गुड़े के फिरके महदविया के जिम्मेदारों ने सऊदी अरब में है उम्रे में, उन्होंने कहा कि सब झूठ है। अब आप क्या बोलेंगे इसको? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस से मुखालिफत सिर्फ इसलिए है कि मजलिस इनके लिए कांटा बना हुआ है, क्योंकि ये अपनी जाती दुकान को नहीं चमका सकते, ये अपने जाती मफादात की तकमील नहीं कर सकते। अरे मुखालिफिन मजलिस, तुमने क्या किया बताओ? तुम एक ट्यूशन का सेंटर नहीं चला सकते, स्कूल तो दूर की बात, तुम क्लिनिक नहीं चला सकते, अस्पताल तो दूर की बात। हां, तुम चंदा जमा करने के माहिर हो, तुम चंदा जमा करने के माहिर हो, मैं तुमको उसका क्रेडिट देता हूं। चंदा जमा किए,
और फिर इंटरनेशनल फकीर की तरह हम दिए, हम दिए, हम दिए। तो खैर जानता हूं तुम्हारी काबिलियत को मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आपको भी ये बता रहा इसलिए रहा हूं कि पहचानिए इन चेहरों को। मैं शुरू से कह रहा था आपको, देखो ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, ये अपने जाती मफादात की तकमील कर रहे हैं। जमात सबकी है। असदुद्दीन ओवैसी को आप वोट नहीं देंगे, 13 मई को आप जमात को वोट देंगे। क्या जब मैं मर जाऊंगा तो जमात खत्म हो जाएगी? नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं मरूंगा, इस जमीन में चला जाऊंगा, मर सुबह क़यामत तक जमात को आबाद और शादाब रखना है। ये जो लोग हैं मुफाद परस्त हैं, मुनाफिकीन हैं, ये अपनी जाती मफादात के लिए 60 साल की मेहनत को खत्म करना चाहते हैं। क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया था, आज वो सब मेहनतों खत्म करना चाहते हैं। वो क्या हाल करना चाहते हैं हमारा, जो उत्तर प्रदेश में शौकत से पूछिए हमारे सदर। लोग बोलते हैं मंजलिस के बारे में, अरे शौकत से पूछिए कि ईद की नमाज उत्तर प्रदेश के मसाजिद में 3-3 जमातें हुई। उलमा अपील कर रहे थे कि रोड पे नमाज मत पढ़ो, और आपका हाल यह है शहर हैदराबाद का अल्हम्दुलिल्लाह कि तहज्जुद की नमाज आप रोड पर पढ़ रहे थे। तहज्जुद की नमाज आप माह रमजान में रोड पे पढ़े नहीं पढ़े बताइए? उत्तर प्रदेश में ईद की एक नमाज 2-2 जमातें हो रही थी मस्जिदों में। मेरे भाई देखो, ये मंजलिस के मुखालिफिन वही हाल करना चाहते हैं। बुलडोजर आपके घर के सामने लाना चाहते हैं, एनकाउंटर को आम करना चाहते हैं। यही लोग हैं अपने जाती मफादात की तकमील के लिए। कितने साल से लोग अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। 31 साल से इनका एक ही मकसद है कि मंजलिस के मरकज सियासी को खत्म किया जाए। 31 साल से इनकी ही कोशिश है कि मंजलिस को खत्म कर दो। जिस तरह क़ियादत खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में डॉक्टर फरीदी के इंतकाल के बाद, जिस तरह क़ियादत खत्म हो गई बिहार में, अब अख्तरुल ईमान उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे भाई पहचानो इस, आपको मुझसे इख्तलाफ होगा, किसी से होगा, तो मैं तुम्हारे घर को आके माफी मांगने को तैयार हूं, मगर ये जमात तुम्हारी है मेरे भाई। मैं तो एक सिपाही हूं, मैं तो एक सिपाही हूं इस जमात का। कब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह जानता है, मगर आपको एक बात बता रहा हूं, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा। मेरी जिंदगी सिर्फ मंजलिस है, मैं बता रहा हूं आपको। मेरी अल्लाह की इबादत, जिक्र, कुरान की तिलावत के बाद मेरी जिंदगी मंजलिस है, मंजलिस है और मंजलिस ही रहेगी। क्यों मारे मारे फिरता हूं हिंदुस्तान के कोने कोने में। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, शौकत था बैठा हुआ, 6 गोलियां चलाई, और सुबह में हम फिर निकल के गए उत्तर प्रदेश को कि नहीं जाना है। क्यों गए? अगर किसी पे गाड़ी पर गोली चल जाती तो 2 दिन 4 दिन को निकलता नहीं। मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा, मेरी मौत लिखी हुई है तो होकर रहेगी। क्या मकसद था? मकसद एक ही है कि जमात को मजबूत करना है। कल हशर का मैदान होगा, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान रहेंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? उसी का एक जिम्मेदारी अमानत है, ये उसको लेकर चलना है, उस जमात को मजबूत करना है। मैं जानता हूं कि वतन अजीज में मुस्लिम अक़लियत की जब तक सियासी ताकत नहीं होगी, कोई पलट के नहीं पूछेगा, कोई पलट के नहीं पूछेगा। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, 1 करोड़ 11 लाख मुस्लिम अक़लियत है। कांग्रेस का लीडर बोलता है एक मुसलमान को टिकट नहीं देते। राजस्थान में टिकट नहीं, मध्य प्रदेश में टिकट नहीं, छत्तीसगढ़ में टिकट नहीं, दिल्ली में नहीं, 11 रियासतों में किसी को टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, और आकर सिर्फ हैदराबाद में निशाना बना रहे। इम्तियाज जलील लड़ रहा है औरंगाबाद का इलेक्शन, उसके खिलाफ शिवसेना को खड़ा किए। मैं औरंगाबाद की आवाम को आज के बड़े बाजार के जलसे से उनसे गुजारिश करूंगा कि इम्तियाज जलील मेरा बाजू है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि इम्तियाज जलील को आप कामयाब करके मेरे साथ पार्लियामेंट को भिजाए। मैं औरंगाबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं, हैदराबाद से, कि मेरे बाजू को मेरे साथ दो आप, और इंशाअल्लाह आपकी बार पार्लियामेंट में मैं इम्तियाज जलील के साथ इंशाअल्लाह
किशनगंज से अख्तर उल ईमान भी कामयाब होकर आपके 3 शेर भारत की पार्लियामेंट में जाएंगे। किसकी हुकूमत बनेगी नहीं बनेगी मुझे नहीं मालूम, मगर हमारी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा इस वतन अजीज का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने इंशाअल्लाह। याकुतपुर अमान नगर की हमारी एक बहन ने या हमारी बेटी ने, हमारी मां ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी मैं आपको वोट इसलिए दे रहे हूं कि तुम नरेंद्र मोदी को हटाओ। उस खातून का बयान, उसका जुमला हमारे लिए काफी है। दौरे करता हूं मैं, नौजवान खवातीन बुजुर्ग हाथ पकड़ के कहते हैं, रे बेटा इतनी धूप में निकले हो, कोई फिक्र की बात नहीं, अल्लाह कामयाब करेगा मजलिस को। आज किशनबाग असदबामा नगर में दौरा कर रहा था, एक साहब मेरे को आकर पीछे से हाथ पकड़ के बोले, बेटा तहज्जुद में तेरे लिए दुआ कर रहा हूं मजलिस के लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ी कामयाबी से देगा मजलिस को। मैं जानता भी नहीं लोगों को। अब आप बताओ इस मोहब्बत का क्या करूं मैं। ये तमाम मुखालिफिन इस मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं। कौन है ये लोग जो मुझे जानते नहीं है। एक खातून ने मुझे बुलाया, आज यहां पर पीछे दौरा कर रहे थे, मुझे बुलाकर कहा, असद साहब मैं बेचैन हूं वोट डालने के लिए, अब्बू शेर को पूछो आप हमारा जमात का रुकन है, मेरे 4 वोट है भाई, बिचाओ मैं तेरा को बेचैन वोट डालने के लिए, चिट्ठियां नहीं आया अभी तक। आज किसी एक जगह पर सुबह में दौरा कर रहा था बहादुरपुरे में, हमारे खवातीन पर्दे के करीब बुलाकर बोले, बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग पूरे निकल के वोट डालने वाले आपके बाद। मेरे भाई ये मिजाज आप समझ रहे, 2 साल में पैदा हुआ, ये 60 साल की मेहनत है। 60 साल की मेहनतों के बाद मजलिस ने क्या किया, लोग बोलते ना, मजलिस ने मसलक के इख्तलाफात को बढ़ने नहीं दिया। मजलिस ने तमाम मसलक के लोगों को एक गुलदस्ते की तरह लाकर सजाकर बिठाया। ये लोग उसको खत्म करना चाहते हैं, यही तो इनकी साजिश है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि मुझे यहां से एक और जलसे में जाना है। मैं आपको भूल गया सर, आज नरेंद्र मोदी जो है कहीं जलसे में ये बोले कि दखनी लहजे में बोले, मंजलिस नक्को नरेंद्र मोदी हौरे, हम बोलना शुरू करें तो तुमको लग गई। हम जो हौरे हौरे पूछ रहे थे तो नरेंद्र मोदी बोले, अच्छा मेरा पीछा करते, मैं भी बोलता हूं मंजलिस नक्को। किसी मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा, असद साहब मोदी ने ये कहा, मैंने कहा बड़े बाजार को आ जाओ, जवाब मिलेगा। तो आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। अब वो सुनो मेरे, अब सुन तो सही, तू ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, चलो पब्लिक को खींच मार के दिखाओ। आप रुक जाओ यहाँ, रुक जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह के लिए 2 मिनट। ये भी है भाई, ये कहीं नहीं मिलते ऐसे लोग दुनिया में, नहीं मिलता, ये जज्बा नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। तो मैं आपसे बोल रहा था, चाहो जरा साथ देना मेरा, उठ जाओ तुम, वहां बैठो, बैठो वजाहत के बाजू बैठो तुम। तो अब आप मेरे साथ बोलेंगे, सुनो मोदी, सुनो आरएसएस, बैगन को बोलो, रजाकार का झूठ, बैगन को बोलो, आत्मनिर्भर भारत की बातें, बैगन को बोलो, मुस्लिम रिजर्वेशन का झूठ, बैगन को बोलो, आईएसआईसीस रोहिंग्या घुसपैठी की गालियां, बैगन को बोलो, क्रिकेट टीम में मुसलमानों के रिजर्वेशन का झूठ, 56 इंच की बातें, अब हाउ और नहीं,
हव और नक्कों में बोलने का है। अब आपको मैं जो बोलूंगा आप नक्कों में बोलना या हव में बोलना सोच के बोलो। अब क्या बोलेंगे आप? मोदी के 5 और साल नक्को, बेरोजगारी के 5 और साल, गुर्बत के 5 और साल, ये जुल्म के 5 और साल, हिंदुत्व के 5 और साल, बुलडोजर के 5 और साल, गौ रक्षक के दहशत के 5 और साल, हिजाब, अजान और हलाल को गाली के 5 और साल। मोदी जी नक्को नक्को नक्को। अब आप जो है मित्रों जो है अब परेशान है हैदराबाद के बारे में, समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या करना। 13 तारीख के दिन आपको कोई अफवाह बोलेगा ऐसा हुआ कुछ भी नहीं होगा। आपका काम मंजलिस के अराकीन बल्दिया से मैं कह रहा हूं, आपको सुबह 5 बजे से शाम में 7 बजे तक आपको फील्ड पे रहना है। और हमारे पोलिंग एजेंट्स का काम यह है कि सुबह 6 बजे जाना, मॉक वोटिंग होती है उसको देखना, पोलिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को सील लगेगा, सर्टिफिकेट लेके वापिस आना। एक एक कारपोरेटर मैदान पे रहना। और मैं खुद फिर रहा हूं, असेंबली इलेक्शन की तरह नहीं होना चाहिए, मैं खुद फिरूंगा। आप सब मिलकर हमको मेहनत करना है। और मजलिस के जो अराकीन जिम्मेदार है जो बाहर रहेंगे, आपका काम यह है कि पोलिंग करवाना, पोलिंग करवाना। और आपसे आवाम से मेरी अपील है कि वोट का इस्तेमाल करो मेरे भाई, वोट का इस्तेमाल करो। एक तारीखी कामयाबी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमकिनार करिए, पोलिंग करवाइए। और पोलिंग से ही हमारी अक्सरियत बढ़ेगी। डरने और घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूं याखुतपुरे के तमाम हमारे मजलिस के जिम्मेदारों का कि इतनी सख्त धूप में भी आप और हमने मिलकर पैदल दौरे किए और आवाम से मुलाकातें की। एक 3-4 दिन से माशाल्लाह मौसम थोड़ा अल्लाह के करम से खुशगवार हुआ है। और 13 मई के दिन अब तक का जो वेदर का प्रेडिक्शन है, महकमे मौसमियात कह रहा है कि 36 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रहम करे, अल्लाह फजल करेगा और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल करिए। मेहनत करना हमारा काम है, जुस्तजू करना हमारा काम है। मजलिस के मुखालिफिन की बातें, उनकी साजिशें, उनकी वीडियोस को नजरअंदाज करिए। मेरे भाई याद रखो, ये दुनिया में जो आया है ना वो खबर में जाएगा और उसको जवाब देना पड़ेगा अपने झूठे इल्जामात के बारे में। तुम जितना बोल सकते बोल लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दिल आज भी साफ है। तुम इतने गालियां देकर भी अगर कल मेरे घर को आके बोलोगे कि हमसे गलती हो गई तो मैं तुमको गले से लगाने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं मेरी कामयाबी अल्लाह की तरफ से होगी। मुझे इज्जत अल्लाह देने वाला है, मुझे जो मुकाम मिलेगा वो अल्लाह की तरफ से मिलेगा। अरे तुम तो मुखालिफत तुम कितना करते कर लो, हम बड़ी बड़ी मुखालिफत देखे सोए, हम बड़े बड़े सुरमाओं को देखे सोए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको कामयाब किया। मैं वो दिन भी देखा था, मेरा बचपना था, सालार के साथ इलेक्शन में बैठा हुआ था तो सालार की गाड़ी के सामने आके लोग, एक बहुत बड़े पहलवान होते थे, अल्लाह उनकी भी मगफरत करे, सुमाजी घोड़े के पास के, उनके लोग सालार की गाड़ी के सामने आके तलवार फिराना शुरू करे जमीन पर। तो तलवार जब जमीन पर मारे तो चिंगारी निकल रही थी। मेरी उम्र 12 या 13 साल की थी, मैं देख के डर गया। तो सालार मेरी तरफ देख कर बोले सालार बैठे रहे, तलवार मार रहे थे और मेरा कायद सिर्फ एक पैर गाड़ी से निकाला और निकाल के बोला चप्पल निकाल के मारूंगा तुम लोगों को। पूरे भाग गए। मेरे भाई हम वो भी देखे हैं। तो कोई अगर ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी चमन से टहल के आया, असदुद्दीन ओवैसी किसी महल से आया, नहीं भाई,
मैं सियासत को अपने वालिद के पैर के पास बैठकर सीखा हूं। मैं सियासत को समझा हूं मजलिस के मरूम कायदीन के साथ बैठकर। मैं बुरे दिन से मेरे सियासत की आगाज हुई, सियासी सफर का आगाज हुआ। मैं जानता हूं सब चीजों को। अल्लाह थोड़ा इल्म दिया है, अल्लाह थोड़ी सियासी बसीरत दिया है। अरे हैदराबाद से निकलकर हम गुजरात चले गए, हमारे साबिर काबुली वाला बैठे हुए। अहमदाबाद में हमने कारपोरेटर जिता लिए, भरूच में हमारे कारपोरेटर जीत गए, गोधरा में हमारा क्या डिप्टी मेयर या चेयरमैन जीत गया। अरे दुनिया के कोने कोने में, हैदराबाद हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहे हैं। तो ये लोग, इनको यही तकलीफ है, क्यों जा रहे भाई इनो, क्यों जा रहे इनो? अरे भाई इसलिए जा रहा हूं ताकि वहां के लोगों को एक हौसला दिला सकूं, ताकि वहां पर भी हैदराबाद की तरह एक सियासी क़यादत बन सके, ताकि यहां और वहां में कोई फर्क ना रह सके, ताकि वहां पर उनको एक मुकाम, सियासी मुकाम मिले, उनको हिस्सा मिले। यही तो हमारी लड़ाई है, यही दुश्मनी है इन लोगों को। तुम हैदराबाद छोड़ के मत जाओ। अरे मेरे भाई, मैं पिंजरे में नहीं रह सकता। मैं हैदराबाद की आवाम ने मुझे सियासी जिंदगी दी, मुझे मुकाम दिया अल्लाह के फजल और करम से। तुम जो मुकाम मुझे दिया गया है, जब तक मेरा सेहत मेरा साथ देगी, मैं इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के कोने कोने में जाऊंगा। मेरे जिस्म में एक सांस रहेगी तब भी मैं मजलिस के परचम को लेकर जाऊंगा। अगर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर नेपाल शुरू होता है, मुझे शौकत ने कहा कि सर यहाँ से नेपाल शुरू होता है, मेरे आंख में आंसू आ गए कि काश आज हमारे मजलिस के मरूम कायदीन जिंदा होते कि वो देखते कि नेपाल के बॉर्डर तक हमारा हरा परचम पहुंच चुका है। अख्तर अली ईमान ने मुझसे कहा कि सर ये किशनगंज का बॉर्डर है, यहां से बांग्लादेश चंद मील से शुरू होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मजलिस का परचम वहां तक पहुंच गया। आसाम को गए 2012 में, जब वहां पर बूडोलैंड का झगड़ा शुरू हुआ तो किसी ने कहा यहां से भूटान शुरू होता है, तो 50 डॉक्टरों की टीम को हम लेकर गए थे। मैंने कहा अल्लाह का करम है कि हम यहां तक पहुंच गए। यही तो मेरा मकसद है, यही तो मुझे खुशी मिलती है कि चलो हम यहां तक पहुंच गए। गुजरात में चले गए और हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमको शौकत जैसा एक सदर दिया, साबिर काबुली वाला जैसा हमको एक दर्दमंद इंसान दिया। मेरे भाई, इसी की तकलीफ है। सब यही बोलते, इन्हों क्यों निकल रहे हैदराबाद से, हर मसले पर क्यों बोलते? अरे मैं क्या गूंगा अंधा बनकर बैठ जाऊं बिल्किस बानो को देखकर? मैं बुलडोजर घर को तोड़ता हुआ देखकर खामोश बैठ जाऊं? मैं बच्चियों के सरों से हिजाब निकाला जा रहा है, खामोश बैठ जाऊं? बताओ क्या खामोश बैठूं मैं? कैसा खामोश बैठूंगा मैं? कल मुझे भी तो अल्लाह के पास जवाब देना है ना। मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूं ताकि हमारे इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। मुझे कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मालूम, मेरे अराकीन मेरे जिम्मेदारों को मिलेगी नहीं मिलेगी, मगर जब हम कफन में हमको रखकर कब्र में उतारा जाएगा तो ये तिश्नगी तो नहीं रहेगी कि हमने कोशिश नहीं की। कोशिश करना हमारा काम है, कबूल करना और कामयाबी देना और रब का काम है। हम कोशिश करेंगे। तो ये आपकी सरजमीन है। अब कोई मोदी आकर, अमित शाह आकर हमको बोलेगा हैदराबाद में ऐसा कर देंगे। अरे अमित शाह तुम लड़ लेते हैदराबाद, तुम लड़ लेते हैदराबाद, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मर भी जाऊंगा तो हैदराबाद पर मजलिस का परचम लहराएगा, याद रखिए। वो मिजाज, वो चीज हम पैदा करके जाएंगे। और नौजवानों से फिर से कह रहा हूं, आओ, तुमको इस कौम और जमात की जिम्मेदारी निभाना है और तुमको वाबस्ता होना है। अपनी जिंदगी को बामकसद बनाओ नौजवानों। तुम वीडियो गेम खेलने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम रातों में बैठकर हुक्का पीने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम जागने के लिए पैदा नहीं हो। तुमको जागना है ना तो रात में अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद हो जाओ। तुमको जागना है तो कुरान की तिलावत करो। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि कल कोई फोटो डाल दिया कि मेरी आंखों के नीचे ज्यादा हल्के बढ़ गए। मुझसे लोगों ने फोन करके पूछा, अरे मेरे भाई छोड़ दो, असदुद्दीन ओवैसी के लिए मजलिस ही सब कुछ है, मजलिस को छोड़ के मैं कहां जाऊंगा?
अगर मुझसे कोई बोलेगा कि तुम मजलिस को छोड़ दो, तुमको जिंदा छोड़ देंगे, तो मैं बोलूंगा मार दे मेरे को, मैं जमात को नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी जमात को नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए मेरी जमात सब कुछ है। यही चीज मुझे आखिरत में भी और मेरी खबर में काम में आएगी। लोग लाख बोल ले मेरे बारे में, मेरा अल्लाह जानता है मैं क्या कर रहा हूं। और जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे, तुम तैयार हो जाना हशर के मैदान में। मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे। तुमको बोलना पड़ेगा रब के सामने कि हाँ ये इल्जाम हमने इस पर लगाया था, बताना पड़ेगा। तुम आज दुनिया में जो बोलते बोल लो, अरे तुम्हारे मुकद्दर में जिल्लत और शिकस्त लिखी हुई है और वो होगा इंशाअल्लाह ताला। मंजलिस के लिए अल्लाह ने कामयाबी लिखी और होगी कामयाबी इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी 60 साल की मेहनत को रायगा जाने नहीं देंगे। 60 साल की मेहनत, 65 साल की मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। ये जमात आपकी है, ये शहर हमारा है। यहां पर हमने जहां बानी हुक्मरानी की है, इस चप्पे चप्पे के निशानात तुमको पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि 65 साल की मेहनत को रायगा जाने मत दो। इस चप्पे चप्पे की निशानियां हमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि क्या तुम 1960 को भूल गए? क्या तुम 1970 को भूल गए? 1980 को भूल गए? तुम 1990 को भूल गए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए। हुकूमत किसी की बनती है, अगर बगैर मोदी की बनती है तो मजलिस यकीनन उसकी तायीद करेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी और की बनती है कोई बात नहीं, अल्लाह जमीन और आसमान का खालिक है। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, 13 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। और आप तमाम से मेरी अपील है, अपने घर वालों को, अपनी बेगम को, अपनी माँ को, भाई को लेकर जाइए, पोलिंग बूथ को जाइए। और हमारे जिम्मेदारों से, पोलिंग एजेंट से कह रहा हूं, पुलिस को कोई राइट नहीं है चिट्ठी देखने का। पुलिस को कोई राइट नहीं है चिट्ठी देखने का। अब आप बोलेंगे इन्हों कहां से बोल रहे, तो मैं इनका कहां है? हाँ, एक मिनट, इनका रखना पड़ता हर एक का शिजरा, जन्म पत्री। बहरहाल उनकी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की किताब है जिसमें पैराग्राफ नंबर मैं आपको बताना चाह रहा था। वो पैराग्राफ नंबर, एक मिनट, ताकि हमारे लोगों की याद हो जाए। आप भी याद रखो, अगर आप हमारे खवातीन को लेके जा रहे हैं और हजरत पुलिस ये बोली नहीं सर तुम्हारा चिट्ठी दिखाओ, फुलां दिखाओ, तो आप उनको बोलना प्रिसाइडिंग ऑफिसर की किताब, पैराग्राफ नंबर 28। हाँ, पैराग्राफ नंबर 13.28, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स, और पैराग्राफ और 13.29। यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस को इख्तियार है किसी का शनाख्ती कार्ड देखने की। ये हैंडबुक ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर 2023 है। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, कैसे मालूम हुआ मेरे को? लैला का मजनू और उमराव जान तीर मारने वाले को बोले, तो बोलते ना दीवार के भी कान रहते हैं। तो ये पैराग्राफ नंबर 13.28, 13.281, 13.282, 13.283, 13.284, 13.285 तो 13.286, और फिर ये सब चीजें हैं। पुलिस का काम नहीं है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अंदर जो जिस किसी पार्टी का पोलिंग एजेंट बैठा वो चैलेंज कर सकता। तो इसलिए परेशान मत होइए। अगर कुछ, मैं तो अवामी तौर पे बोल चुका हूं। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो बुक है, हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स 2023, पैराग्राफ नंबर 13.28, बताओ काम बोले पुलिस को नहीं, उन्हों बोले, उन्हों भी नहीं बोल सकते। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है चेक करना
पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम, हाँ कोई होशियारी करा, 1.5 होशियारी करा, उठा के लिख जाओ, आप रोको, मगर गैर जरूरी के हाँ बताओ कहीं कुआ है, हाँ वो नहीं करना। मैं फिरते रहूंगा, कानून मेरे को मालूम, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। इलेक्शन हमारे लिए बहुत अहम चीज है और हमको अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। ये तमाम चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप जहनी तौर पर तैयार हो जाइए, जहनी तौर पर। अच्छा, अगर कोई आ भी गए, आते कि हम लोग अरे आए आए, अरे आन दो बाबा, कोई भी आन दो, क्या कर रहे हैं, हमारा पोलिंग करना है, कोई फिक्र की बात। अरे उन्होंने आया था, उन्हें आया, अरे साहब उन्हें आया था, अरे आया था बाबू, तुम ठहरो, कुछ नहीं होता, आप अपनी पोलिंग करो, आते जाते कुछ नहीं होता, देखते करते, भाग रहे देखते कि भाग रहे। अरे भागना करना नहीं, आपका टेबल 200 मीटर के ऊपर टेबल लगा के बैठिए, वोटर की स्लिप दीजिए, हम तो वो मशीन भी दे रहे हैं, उसमें डालते की छुट्टी भी निकल जाती, उसका भी हम लेटर इलेक्शन कमीशन को दे चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई एतराज नहीं है, आप वो मशीन से छुट्टी बांट सकते हैं। उमरा जान इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में बोलो देखो वो घोषणा करा रहे, अरे भाई टेक्नोलॉजी है, तुम थम्स अप है, तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा कुछ भी। चंदा लेना तुम्हारा एक्सपर्ट है, वो तुम्हारा, तुम उसमें पीएचडी है। ये पूरा हर चीज कानूनी एतबार से हम करे हैं। छिट्टियां भी बांटे हैं, अगर छिट्टियां सबको आ गए, घरों में छिट्टियां आ गए, कितनों को आगे हाथ उठाओ जरा। अच्छा, थोड़े आने का है भी, तो इंशाअल्लाह ताला मैं बोलूंगा, टेबल भी डाल के बैठ रहे हैं आपके महलों में मजलिस के अराकीन, आप उनके पास भी जाकर वोटर लिस्ट में देखकर चिट्ठी लेके जा सकते, मगर आपको वोट डालना है, वोट डालेंगे ना सब इंशाअल्लाह ताला। और दुआ भी कसरत से करिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे और 13 तारीख के दिन पूरे आसमानों में, हमारे दिल में, सोच में पतंग रहना इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप पहले आ जाओ, चाहो अपन दोनों मिलकर खींच